भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, ढेर जोगी मठ उजाड़। यानी जहां जोगियों की संख्या ज्यादा होती है, मठ ही उजड़ जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, HD कुमारस्वामी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद यादव, सब के सब मठाधीश अपनी अपनी पार्टियों के। और इन मठाधीशों के बीच एक शख्स कॉमन है, और वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 3 दिनों की दिल्ली यात्रा पर थे। इन 3 दिनों में उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं से बात की है, मुलाकात की है, और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ सबको लामबंद करने की कोशिश की है। और नीतीश की इस कोशिश को देखकर सबसे ज्यादा खुश बीजेपी ही होगी, क्योंकि विपक्षी एकता को बनाने और तोड़ने का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। तो आखिर क्या है वो इतिहास, और क्यों खुश है बीजेपी नीतीश की इस कोशिश से? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नीतीश कुमार की कोशिश विपक्षी एकता की है, और इसी वजह से वो बिहार छोड़कर 3 दिनों के लिए दिल्ली में थे। सबसे मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, और मीडिया का एक तबका उन्हें विपक्षी एकता का सूत्रधार बता रहा था। नीतीश कुमार बयान दे रहे थे कि वो खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री हम नहीं। नीतीश कुमार से मिलने वाले नेता बयान दे रहे थे कि 2024 में वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने नीतीश की इस कोशिश पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इसकी वजह है बीजेपी का सियासी इतिहास, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी एकता की भी है और फिर उसे तोड़ा भी है। और ये बात है 1977 की, जब बीजेपी नहीं थी। तब पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था। उस वक्त देश में आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव की घोषणा हुई थी। 23 जनवरी 1977 की वो तारीख थी जब तय हुआ था कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। विपक्ष के दल का नाम होगा जनता पार्टी। इस पार्टी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ, चौधरी चरण सिंह का भारतीय लोक दल, स्वतंत्र पार्टी, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडीज की सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ शामिल हो गए। सभी का एक संयुक्त चुनाव निशान तय हुआ, और वो था हल लिए हुए किसान, जो भारतीय लोक दल का चुनाव चिन्ह हुआ करता था। इस पार्टी के चेयरमैन बने मोरारजी देसाई, महासचिव बने रामकृष्ण हेगड़े, और लाल कृष्ण आडवाणी बने प्रवक्ता। तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले थे आचार्य JB कृपलानी और जयप्रकाश नारायण, जिनकी ईमानदारी की उस वक्त कसमें खाई जाती थी। चुनावी नतीजा आया तो इंदिरा गांधी 189 सीटों पर सिमट गई थी। जनता पार्टी को 345 सीटें मिली थी, पूरा बहुमत। और तब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, क्योंकि उनकी ही पार्टी कांग्रेस ओ को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन 2 साल भी नहीं बीते कि लंबे वक्त तक विपक्ष में रही सत्ताधारी जनता पार्टी टूट गई और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। और यह सब शुरू हुआ जनसंघ की वजह से, क्योंकि जनसंघ के नेता जनता पार्टी के सदस्य होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे। मधुलिमय ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया तो जनसंघ के नेताओं ने साफ कह दिया कि वो सरकार को छोड़ सकते हैं, संघ को नहीं। बाकी तो चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की मदद से बगावत कर ही दी, तो मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई, और फिर विपक्षी एकता के जरिए सत्ता पाने का प्रयोग 2 साल के अंदर ही असफल हो गया। विपक्ष की दूसरी बड़ी एकता देखने को मिली थी 1989 के चुनाव में। तब राजीव गांधी की कैबिनेट से निकले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले के आरोपों के जरिए राजीव गांधी के खिलाफ देशव्यापी माहौल बना दिया था। इस माहौल में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई विपक्षी दल एक साथ आए थे। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1988 को मद्रास में एक रैली से हुई थी, जिसमें कुल 7 पार्टियां शामिल थीं। इसका नेतृत्व कर रहे थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री NT रामाराव। जनमोर्चा, जनता पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट, असम गण परिषद, तेलुगु देशम, DMK और लोकदल बहुगुणा, इन 7 पार्टियों ने एक साथ एक मोर्चे के तहत आने का फैसला किया, और इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय मोर्चा। इसके बाद 11 अक्टूबर 1988 को जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस एस के विलय से एक नई पार्टी बनी, और उसका नाम रखा गया जनता दल।
1989 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल को मिली थी 143 सीटें। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और वाम मोर्चे ने भी विश्वनाथ प्रताप सिंह को बाहर से समर्थन कर दिया था। बीजेपी के हिस्से में उस वक्त 85 सीटें थीं और इस तरह से विपक्षी एकता को एक मंच पर लाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, जिन्हें बीजेपी का भी समर्थन हासिल था। लेकिन फिर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, जिसे बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और यह सरकार भी गिर गई। तो कायदे से देखा जाए तो पूरे देश में 2 बार विपक्षी एकता की बहुत मजबूत और सार्थक कोशिश हुई है, जिसको नाकाम करने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। वैसे बात चाहे मोरारजी देसाई की सरकार गिराकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की हो या फिर वीपी सिंह की सरकार गिराने के बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने की, कांग्रेस ने समर्थन देकर वापस ही लिया और उनकी भी सरकार गिरा दी। 1996 से 1998 के बीच की संयुक्त मोर्चा की सरकारों के साथ भी कांग्रेस ने वही किया था और देवगौड़ा गुजराल की सरकार गिरा दी थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज फिलहाल तो होती ही नहीं है। बीजेपी ने 1977 की भी विपक्षी एकता देखी है, 1989 की भी विपक्षी एकता देखी है और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की भी 1979 की एकता, 1991 की एकता और 1996 की एकता देखी है। तो बीजेपी फिलहाल इस बात को लेकर मुतमईन है कि विपक्षी एकता होती नहीं है, क्योंकि नीतीश से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने भी असफल कोशिश की थी और बीजेपी ने उन्हें भी रोक दिया था। अब नीतीश फिर कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है, क्योंकि ऐसे तमाशे वो कर भी चुकी है और देख भी चुकी है। बाकी तो वाजपेयी सरकार एक अपवाद रही है, जिसने विपक्ष के तमाम दलों को एक साथ लाकर 5 साल तक सरकार चलाई है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।